आरा शहर के शुभनारायण नगर मझौआ स्थित शांति स्मृति संभावना आवासीय उच्च विद्यालय में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दिल्ली द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यालय के छात्र छात्राओं का काउंसलिंग सह फेयरवेल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन समारोह पूर्वक किया गया। काउंसलिंग सह फेयरवेल कार्यक्रम में बोर्ड परीक्षा 2024 के परीक्षार्थियों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अर्चना सिंह ने कहा कि यह परीक्षा विद्यार्थियों को अपने भविष्य को सफल बनाने का पहला एवं अहम पड़ाव है। यहीं से तय होता है कि भविष्य में हमें क्या करना है या क्या बनना है। उन्होंने छात्र छात्राओं को बताया कि प्रतिवर्ष संभावना विद्यालय के 40 से 50 बच्चे बोर्ड परीक्षा में 90% से ज़्यादा अंक प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय में विद्यार्थी जो हैं विद्यालय की परंपराओं का निर्वहन करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होकर इस पड़ाव को सफलतापूर्वक पार करेंगे तथा विद्यालय के गौरव को और आगे बढ़ाएंगे। परीक्षार्थियों को बोर्ड परीक्षा से संबंधित कई अहम सुझाव दिए तथा सभी परीक्षार्थियों को उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं भी दी। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए शिक्षाविद सह विद्यालय के निदेशक डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र ने बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले सभी छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए तथा परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण टिप्स दिए। उन्होंने छात्र छात्राओं को समय प्रबंधन के साथ साथ पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाई करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने में अब बहुत ही कम समय रह गया है। ऐसे में छात्र छात्राओं को एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों से सभी विषयों में रिवीजन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि छात्र छात्राओं को सीबीएसई द्वारा जारी बोर्ड परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र को हल करके लिखने का अभ्यास करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को प्रश्न का उत्तर याद रहने के बावजूद भी समय कम रहने के कारण उत्तर नहीं लिख पाते हैं। इससे बचने के लिए लिखने का अभ्यास जरूरी है। छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त तथा एकाग्र रहने के लिए सुबह में टहलने तथा योग करने की भी सलाह दी। इस अवसर पर विद्यालय के परीक्षा प्रभारी राजेश रमन ने सभी परीक्षार्थियों को सीबीएसई द्वारा जारी दिशा निर्देशों को विस्तार से समझाया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए विद्यालय के उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा ने छात्र छात्राओं को परीक्षा के दौरान अनुशासन में रहने की नसीहत दी। मंच संचालन विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक अरविंद ओझा ने किया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य तथा निदेशक द्वारा सभी बोर्ड परीक्षार्थियों को उपहार प्रदान कर विदाई दिया गया। इस अवसर पर बोर्ड परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्रा, उनके अभिभावक तथा सभी शिक्षक व कर्मचारी उपस्थित रहे। 10th के बच्चों की काउंसलिंग की गई और 12th के बच्चों का फेयरवेल किया गया। चूँकि बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम्स में 10th वाले पहली बार अपीयर होते हैं तो कुछ उन्हें गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। तो वो गाइडलाइंस डायरेक्टर सर और स्कूल की फैकल्टीज के द्वारा दी गई और साथ में मैं भी कुछ बिंदुओं पर बच्चों से चर्चा की जो कि परीक्षा से पहले बच्चों को ज़रूरी होता है कि वे बोझ न लें, डिप्रेशन न बनाए। इसके लिए बच्चों को गाइड किया गया। काउंसलिंग एंड फेयरवेल आज क्लास 10th और 12th के छात्र छात्राओं का काउंसलिंग एंड फेयरवेल सेरेमनी का आयोजन विद्यालय के जुबली हॉल में किया गया था। लगभग 350 बच्चों ने, क्लास 10th और 12th के 350 बच्चों ने इस जुबली हॉल में काउंसलिंग का लाभ लिया। बच्चों को बताया गया कि परीक्षा जब नज़दीक हो तो क्या पढ़ाई करना चाहिए, तनाव से कैसे मुक्त होना चाहिए और विभिन्न चीज़ों पर बच्चों की शंकाओं का समाधान किया गया। पिछले वर्ष संभावना के बच्चे ने बाजी मारी थी, तो क्या इस बार भी लगता है कि उनकी काउंसलिंग ऐसी हुई है कि फिर वो इस बार भी टॉप करेंगे? देखिए, संभावना के बच्चे पिछले 10 सालों से टॉप रिजल्ट ला रहे हैं। हमारे पिछले वर्ष हमारे 10th के एक बच्चे ने पूरे भोजपुर में टॉप स्थान लाया था और इस बार भी हम उम्मीद करते हैं कि हम बिहार टॉपर देंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज 10th और 12th कक्षा के बच्चों का लास्ट दिन है स्कूल में। लास्ट दिन का मतलब ये नहीं है कि आज के बाद आपका स्कूल छूट जाएगा। इस क्लास के लिए आपका लास्ट दिन है। इसके बाद आपको स्वाध्याय के लिए समय दिया जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम क्लास में पढ़ते हैं उसके बाद भी हमें रिवीजन की जरूरत होती है। अभी सर एक एग्जाम्पल बताए, चूंकि 12th का प्रैक्टिकल भी चल रहा है कि उसमें एक बच्ची जवाब नहीं दे पाई, तो हमको उस परिस्थिति में जाना ही नहीं है। अगर हम परफेक्ट तैयारी अपनी करते हैं
तो जाहिर सी बात है जो आप तैयारी कर रहे हो उसी के अंदर से आना है, कुछ दूसरा तो पूछेंगे नहीं, या फिर चाहे रिटेन हो या फिर प्रैक्टिकल हो। तो आप पूरा कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज को बताएं जिस चीज को आपने पढ़ा है, जिस चीज को टीचर आपके बता चुके हैं, या फिर जिस चीज को आप जानते हो। आज का युग जो है, लेकिन आज जमाना जो है वह प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ डिजिटलाइजेशन का जमाना है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप क्विक आपके दिमाग में आया, आप तुरंत सर्च मारते हो, देख लेते हो, लेकिन हमें महीनों लग जाता था उस चीज को जानने में। जिस चीज को आप जैसे ही तुम्हारे दिमाग में क्लिक हुआ कि ये चीज कैसे होती है, क्या होती है, अगर हम जानना चाहें विश्व में कहाँ क्या होता है, आप मोबाइल लोगे, गूगल खोलोगे, सर्च करोगे, वो चीज तुम्हारे सामने आ जाएगी। कहते हैं कि आजकल बच्चों को मोबाइल बिगाड़ रहा है, उसके दोस्त भी बन सकते हैं। इस दुनिया में या फिर हमारे आसपास हर एक तरह की चीजें होती हैं। हमारे दोस्तों में भी कुछ अच्छे होते हैं, अच्छे इन सेंस कि अपने करियर को लेकर के काफी कॉन्शियस होते हैं, दूसरे ऐसे होते हैं जो लापरवाह होते हैं। लेकिन हम चुनते किसको हैं? दोस्त तो सभी के होते हैं, जो अच्छे हैं उनके लगता है वैसे लोगों की संगत जैसा हमारा अपना विचार होता है। अगर हम पढ़ाई पर ध्यान नहीं देंगे तो हमें वैसे दोस्त अच्छे लगेंगे जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, इधर उधर की बातें करना चाहते हैं। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सोचेंगे कि नहीं, अगर हम उससे दोस्ती करते हैं तो पढ़ाई हमारी और बेटर से बेटर होगी, और इसका असर पड़ता है बच्चों। अगर आपके घर का माहौल, मान लो कि आपके घर का माहौल बराबर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह की चीज, तो तुम्हारे पढ़ने में मन लगेगा? नहीं लगेगा। एकाग्रता होगी। मदर फादर भी कुछ ना कुछ स्टडी करते होंगे, या फिर मदर फादर काम करने वाले हैं तो भाई या बंधु होंगे, भाई या बहन होगी, तो तुमको भी लगता होगा वो पढ़ रहा है, चलो थोड़ा हम भी पढ़ लें। ऐसा लगता है, फील किया है तुमने कभी? होता है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि संगत तुम अच्छी पकड़ो, और सबसे पहले शिक्षक को बाद में छोड़ो, अपने मदर फादर पर ध्यान दो कि मेरे माता पिता हमसे क्या अपेक्षा करके बैठे हुए हैं। वो अपनी पूरी जवानी आपके लिए झोंक देते हैं, झोंकते हैं कि नहीं झोंकते हैं? अपने अगर 1 या 2 शर्ट पे काट रहे हैं तो आपकी जरूरतों को पूरा करते हैं। क्यों पूरा करते हैं? कि हमारे बच्चे के लाइफ में किसी चीज की कमी नहीं आए, या फिर हमने जिन कमियों को झेला है हमारे बच्चे उन कमियों को ना झेलें, उनकी परवरिश अच्छे ढंग से हो। तो आपका भी कर्तव्य अपने माता पिता के प्रति बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है। एक चीज ये देखी जाती है क्या भाई, तो ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है तो हम डिप्रेशन में आ गए हैं। एक डिप्रेशन कौन सा भूत है भाई, है क्या? ये डिप्रेशन जैसी कोई चीज नहीं होती है बच्चों, इसको अपने दिमाग से एकदम निकाल दो। डिप्रेशन आ गया तो हम सुसाइड करना चाह रहे हैं। आपने पीछे घूमकर देखा है कि तुमको इतना बड़ा करने में तुम्हारे माँ बाप कितना सेक्रीफाई किए हैं। कभी भी अगर गलत स्टेप उठाने से पहले अपने आप फादर और मदर को देखोगे, ऐसा तुम कभी नहीं सोचोगे 18 साल तक बड़ा करने में, और आप एक क्षण में, युवा एक क्षण में अपनी जिंदगी को समाप्त कर देता है। कितनी दुखद बात है। इसका मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ से आप भरे हुए हो, सिर्फ आप अपने लिए सोचो। बड़ा करता है इसलिए कि शायद मैं बूढ़ा हो जाऊं तो हमारा बच्चा हमारा सहारा बनेगा। ये एक अच्छे बच्चे का या बच्ची का कर्तव्य बनता है कि माँ बाप का केयर करे। हालांकि आधुनिक युग में ये चीजें बहुत छोटी पड़ती जा रही हैं, लेकिन हमारा विद्यालय संस्कारों के लिए जाना जाता है। हम बच्चों को शिक्षा तो देते ही हैं, लेकिन पहले संस्कार देते हैं। हम बच्चों को चाहते हैं कि हमारे बच्चे IAS, IPS, मेडिकल या फिर एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा करें, लेकिन पहले हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे एक अच्छे इंसान बने, रिश्तों की अहमियत को समझें कि आपकी बहन है तो उससे आपका संबंध कैसा होना चाहिए, माता पिता से आपका संबंध कैसा होना चाहिए, गुरु के प्रति आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने विद्यालय के प्रति आपका कर्तव्य कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें। लेकिन ज्यादा फोकस मैं इसलिए कर रही हूं माता पिता पे, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन जो है वो आपके आश्रय काटते हैं। उस खुशफहमी में काटता है पेरेंट्स कि मेरा बेटा बड़ा होगा, मेरी बेटी बड़ी होगी तो हमारा कष्ट खत्म हो जाएगा। बेटा तुम इस लाइन को अपने दिमाग से कहीं मत निकालना। संभावना से दूर जाओ या किसी अदर इंस्टीट्यूशन में जाओ, लेकिन एक लाइन मेरी
इन्वर्टेड कॉमा में जरूर रखना, मेरा आग्रह है तुम सभी से कि मेरे माता पिता को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा काम नहीं करें। हाँ, कोई है ना, ये सब चीज अगर आप अपने दिमाग में रखोगे, कहीं भी तुम गलत काम नहीं करोगे। सरकारी नौकरी मिले ना मिले, भाड़ में जाए, उसकी चिंता कभी मत करना। पढ़ाई खूब अच्छे से करना, ठीक है? और माता पिता की सेवा भी अच्छे से करना। अगर तुम पढ़ाई अच्छे से कर लोगे, नंबर तो आएगा ही आएगा, एकदम कॉन्फिडेंट रहना, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और मान लीजिए आज के डेट में जो भी तुम पढ़ाई किए हो, अब नए नए चैप्टर की तलाश नहीं करोगे। अब तुम्हारे पास उतना समय नहीं है। तुम्हारे पास उतना ही समय है कि जो तुमने अब पढ़ रखा है उसका अभ्यास करना, ठीक है ना? मॉडल क्वेश्चंस बनाना, ठीक है? पर डे 2 या 3 बैठ के बनाना। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा रिवीजन होगा, एग्जाम्स देने में तुमको सहूलियत होगी। कामनाएं, क्योंकि आज औपचारिक रूप से 12th के बच्चों का विद्यालय में अंतिम दिन है, तो ये 12th के बच्चों के लिए विदाई समारोह है और 10th के बच्चों के लिए काउंसलिंग है, क्योंकि उनका विदाई नहीं है कहीं से भी। मैं सबसे पहले आप सभी लोगों को आपके भावी जीवन की शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं जो बात बोलूंगा, जो चीजें आपको बताऊंगा, स्कूल यहाँ से उठने के बाद परीक्षा भवन में जाने तक और फिर परीक्षा भवन से निकलने तक जो सारी प्रक्रिया है, उसको पॉइंट वाइज एक एक करके आपको मैं समझा दूंगा, ताकि कहीं भी आपसे कोई गलती ना हो। अब सबसे पहला है, आपको मैं बता रहा हूं परीक्षा की तैयारी से संबंधित चीजों को। अब परीक्षा होने में कितने दिन बाकी हैं? या 20 दिन। पहला पेपर 19 तारीख को है ना? नहीं, संस्कृत शायद 19 को है और उसके बाद 21 को हिंदी है। और 12th वालों का पहला पेपर किस दिन है? 22 को। तो बहुत कम समय रह गया है। अब इस कम समय में हम क्या करें कि हमारी तैयारी अच्छी हो, सबसे बड़ा सवाल यही है ना। तो अभी जैसे CBSE के साइट पर आप जाएंगे तो वहाँ सैंपल पेपर दिया हुआ है, बहुत सारा सैंपल पेपर दिया हुआ है। आप उसको डाउनलोड करें और घड़ी रख लें। घड़ी रख के सामने 3 घंटे में उसको बनाने का प्रयास करें। इससे क्या होगा कि आपका एक तो रिवीजन हो जाएगा और दूसरा क्या होगा, आपको लिखने का भी अभ्यास होगा। होता क्या है, खास करके 10th 12th के बच्चों का, उनको सारे क्वेश्चन के आंसर याद रहते हैं, लेकिन लिखने का अभ्यास नहीं होने के कारण उनका क्वेश्चन छूट जाता है। अक्सर हम देखे हैं, बच्चे जब परीक्षा देके आते हैं तो मैं पूछता हूँ कैसा गया जी? सर सब आ रहा था, एक क्वेश्चन 10 नंबर का छूट गया। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि आपको लिखने का अभ्यास नहीं है। आप अभी तक पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं, लेकिन लिखने का तो अभ्यास कर ही नहीं रहे हैं। परीक्षा तो लिख कर ही देना है ना, रट कर तो परीक्षा देना नहीं है। तो सबसे पहले लिखने का अभ्यास करें, ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर सॉल्व करें। CBSE के साइट पर नहीं जाना चाहते हैं तो मार्केट में भी बहुत सारे सैंपल पेपर आए हुए हैं, आप किसी भी कंपनी का ले लें और लेकर उससे अभ्यास करें। आप कोशिश करें कि दिन भर में कम से कम 3 विषय का 3 सैंपल पेपर जरूर सॉल्व कर लें। 3 सॉल्व करने का मतलब क्या है, एक में 3 घंटा तो 3 में 9 घंटा। अगर 9 घंटा आप पढ़ लेते हैं तो आपका 90+ मार्क्स होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और रिवीजन क्या करें, ठीक है ना? आप जैसे इधर उधर की चीजों को नहीं पढ़ना है, NCERT की बुक ले लीजिए। जो NCERT की बुक आपकी है उसको ले लीजिए और रिवीजन उसी से कीजिए। आप सिंपल पेपर से अभ्यास कीजिए और रिवीजन कीजिए NCERT के बुक से, सिलेबस जो है उसके अनुसार। इधर उधर के चीजों को मत पढ़िए, इस चीज को ध्यान में रखना होगा।
ये तो हो गया तैयारी से संबंधित। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन से संबंधित चीजों को आपको मैं बता देता हूं। यहां मैं पॉइंट नोट कर लिया हूं ताकि मैं विषयांतर नहीं हूं। जिस चीज के लिए आपको मैं बुलाया हूं वो आपको स्पष्ट कर सकूं। सबसे पहले क्या होता है अनुशासन में, अब परीक्षा आपकी सर पर है ना। अब मान लीजिए आप मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं रोड पर, कहीं कोई आके झटका दे दिया, आप गिर गए, आपका हाथ टूट गया, परीक्षा दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना। तो सबसे पहली बात है कि अब आपको चोट चपेट से दूर रहना होगा। हल्दी लग गई है, ठीक है ना, ये हर साल मैं बोलता हूं। आज जब यहाँ आए हैं तो आज यहाँ से हल्दी लगा कर हम भेज रहे हैं। शादी और तिलक बाकी है, समझ गए ना। घर में शादी होती है भाई बहनों की, निकलने देता है लोग? नहीं ना। क्यों? इसलिए कि हल्दी लग गई है, बच्चा घर से बाहर घूमेगा, कहीं चोट लग जाएगा, दुर्घटना हो जाएगी तो शादी टल जाएगी ना। इसीलिए मैं इस उदाहरण को दे रहा हूं कि हल्दी लग गई है, अब बाहर घूमना बंद, अब सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम, पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई, रिवीजन, ठीक है। अब देखिए, जब आप अभी सेंटर तय नहीं है कि कहाँ आपका पड़ेगा, हमको लगता है कि 1 सप्ताह के अंदर एडमिट कार्ड आ जाएगा और ये तय हो जाएगा कि आपको कहाँ परीक्षा देने जाना है। तो परीक्षा देने जहां भी जाना होगा, आपका समय कितने बजे का है परीक्षा का? है 10:30। तो घर से कितने बजे निकलेंगे? 9 बजे। कम से कम 1.5 घंटा दूरी के अनुसार। मान लीजिए आपका सेंटर डीएवी धर्मपुरा में पड़ गया, तो क्या कीजिएगा? आपको जाना, क्योंकि आप जानते हैं ना को रोड जाम रहता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि आप समय से पहुंचे और जाम की समस्या से बचे। हल्ला नहीं। सेंटर पर आपका रिपोर्टिंग टाइम क्या है? नहीं, रिपोर्टिंग टाइम 9:45 है। उसके पहले तो किसी हाल में आपको पहुंच जाना है। 7 बजे नहीं जाना है। कौन बोली 7 बजे? 7 बजे जाकर क्या करोगे?